बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सलमान भट्ट है और मेरा ख्याल है बिलीविंग के रजिस्ट्रेशन में इतना तो आइडिया है ही आपको। सो आई एम गोइंग टू टीच यू कैप 4, बट बिफोर दिस ये ओरिएंटेशन एक क्लास होगी छोटी सी, जिसके अंदर मैं आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि लॉ इतना मुश्किल नहीं है जितना उसके शुरू की वाली बातें समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस हवाले से कि मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूँगा। सो पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, इसको इग्नोर ना करें, ठीक है, ज़रूर सुने। और सेकेंडली इस क्लास में कुछ कंपोजिशन सी होगी, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ मे बी ऐसे बच्चे होंगे जो पेपर देकर आए हैं बट अनसक्सेसफुल रहे हैं। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, जब मैं फ्रेशर से बात कर रहा हूँ या मैं किसी ऐसी माइन्यूट डिटेल में स्टेप डाउन किया इन्फॉर्मेशन को फॉर दोज फ्रेशर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीनियर फील करे कि यार ये क्या बात करे, तो पता नहीं थी, कुछ फ्रेशर बैठे हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करके चलेंगे, ठीक हो गया इस क्लास के अंदर। दूसरी चीज़, बिफोर कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर जंप इन करूं डायरेक्टली, मैं आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दूं अबाउट द स्कीम। मैंने बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा है, मैं बहुत प्रेशर था इस हवाले से कि आप स्कीम के ऊपर मैं बात करूं, बट मुझे थोड़ा सा डाउट था कि आई कैप अभी क्लियरिटी पे नहीं है। जब आई कैप क्लियरिटी पे नहीं, तो मैं कैसे आके कह सकता हूं कि ये पेपर पिक कर लो, ये पेपर पिक कर लो, इसका फायदा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो मैंने रेजिस्ट किया बहुत ज़्यादा, और मैं अब चूंकि आई कैप ने फॉर्मली थ्रू ईमेल्स प्रिंसिपल्स को अपनी ये स्कीम शेयर कर दी है, नाउ आई कैन शेयर विद यू के व्हाट एक्चुअली स्कीम हैज़ फॉर अस। तो और हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चों ने ना मुझे दुख भी होता है इस बात पे कि टीचर को प्रेफरेंस देने की बजाय वो अपने सीनियर्स को प्रेफरेंस देते हैं, और सीनियर जैसा पुट्ठा सीधा गाइड करते हैं वो उसी तरह चलने लग जाते हैं। तो ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ, इट्स योर कैरियर, सो इट्स योर डिसीजन कि आपने अपना डिसीजन किससे लेना है। सो मेरा मानना है कि बेशक आप टीचर से जो आपको अच्छा लगता है, या जिसके साथ आपकी इनफॉर्मल बॉन्डिंग है, आप उससे आके मशवरा ले लो, लेकिन एटलीस्ट उससे, टीचर से मशवरा लो। बट ठीक है, इट्स योर कॉल। आगे चलता हूं। स्कीम के अंदर अब सिनेरियो कुछ इस तरह हो चुका है कि बच्चे बहुत सी स्कीम को मिसयूज कर लेते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि स्कीम का सिनेरियो कुछ अब इस तरह है 2025 का, कि आपका जो ग्रुप ए है, इसके ग्रुप ए के 4 पेपर्स जो हैं इनफैक्ट आपके पास, जिसमें आपके पास बिजनेस लॉ है, FAR 1 है, देन आपके पास टैक्स का पेपर है, और देन अल्टीमेटली आपके पास CMA का पेपर है। इन 4 पेपर की बेस के ऊपर आपको एक एग्जम्पशन मिलनी है इस न्यू स्कीम के अंदर, एंड दैट विल बी वो जो डेटा रिस्क का पेपर है, डेटा एंड रिस्क का पेपर है, वो इनफैक्ट आपको एग्जाम्प्ट होना है। मैं माइट भी ये नेम से ही ना लिखा हो पेपर का, लेकिन आपको समझ आ गया है कि एक पेपर जो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी एग्जाम्पशन आपको ग्रुप ए की बेस के ऊपर मिलनी है। अब इसका टाइमलाइन समझ लें, जो कि मिस मैनिपुलेट होता है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। वैसे तो हमारे जो फ्रंट डेस्क में टीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्कीम का पता, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया है। सो उन्हीं बेस के ऊपर मैं उनको उस पर बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी कॉलेज के रिसेप्शन पे भी डिस्कस करेंगे टीम से, तो वो आपको भी इस स्कीम के ऊपर काफ़ी अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्कीम के तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल ग्रुप ए की बेस पे वो एग्जम्पशन मिलनी है, ठीक है, पहली चीज़। अब पॉइंट ये है कि अगर ये एग्जम्पशन मिलती है तो एक पेपर जाएगा, तो एक पेपर तो वहीं रहेगा जो आपको सी लॉ का देना ही देना है, लेकिन उसके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे होपफुली अप टू 50। सिर्फ वो टेस्ट हो रहा होगा। अभी आई कैप ने ये मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन होपफुली उसने ये जरूर कह दिया, लेकिन उसने ये क्लियरली जरूर कह दिया कि सिर्फ वही एरिया टेस्ट होगा जो रहता है, यानी सी लॉ का एरिया। ठीक हो गया। ये नहीं वो बच्चे जो कि ये पेपर एग्जाम करा चुके हैं तो अल्टीमेटली 4 पेपर ये और 4 पेपर ये, 8 पेपर ही वो अपने कैफ लेवल के ऊपर 8 पेपर पढ़ रहे होंगे, तो वो 8 पेपर्स इस तरीके से बन रहे होंगे। ठीक हो गया। अब स्कीम का टाइमलाइन कुछ इस तरह का है कि अगर ये स्कीम अभी फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव करनी है, ठीक है, अभी ये पेंडिंग है, अप्रूवल जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। अगर ये स्कीम, ये मैं टाइमलाइन बना रहा हूं, अगर ये स्कीम आपकी मार्च तक अप्रूव होती है, मार्च 2025 तक अप्रूव हो जाती है, तो बेटा याद रखिएगा इस स्टेज के ऊपर अप्रूवल के ऊपर आपकी पहली अटेम्प्ट जो बनेगी सितंबर 2025, दैट विल बी अंडर दिस न्यू स्कीम। ये न्यू स्कीम, ये मैं न्यू स्कीम लिख रहा हूं इसके ऊपर।
वो इस न्यू स्कीम के मुताबिक होगी। बट अगर अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट के अपने रोले चल रहे हैं और वो आपकी जो स्कीम एजुकेशन वो इस स्टेज पे अप्रूव नहीं होती और वो मार्च क्रॉस कर जाती है, से वो अप्रैल में या मई में या जून में अप्रूव होती है, देन इन दैट केस बेटे सितंबर नहीं बल्कि आपकी उस केस में फिर मार्च 2025 वुड बी योर, मार्च 2026 सॉरी, वुड बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल पे डिपेंड करता है। अब स्कीम चूंकि आईकैप ने अपनी तरफ से फाइनलाइज कर दी है, अब एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल पे डिपेंड करता है कि ये स्कीम सितंबर 2025 को इंप्लीमेंट हो जाएगी विद इन 6 months ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, या फिर ये स्कीम जो है ये मार्च 2026 तक जाएगी। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं, अब बाकी डिसीजन आपने बनाने हैं अपने खुद, मैंने सिर्फ आपको एक ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है कि ये इस वक्त का सूरत हाल है। ठीक हो गया। सो अगर फॉर एग्जांपल स्कीम अप्रूव होती है तो आपका तब तक ग्रुप ए क्लियर है तो इनफैक्ट यू विल गेट द एग्जाम्पशन ऑफ दैट पेपर, और अगर वो उसके क्लियर नहीं है देन इन दैट केस आपको डेटा का पेपर देना पड़ेगा। सो ये बात दुरुस्त है कि आपको लगेगा कि जिस तरह 4 पेपर ये हैं, 4 ये हैं और एक ये आ गया तो टोटल 9 पेपर्स हम दे रहे होंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। देखो आप सी लॉ की टेस्टिंग को एक कंप्लीट पेपर नहीं कह सकते। लॉ ने आपको, आईकैप ने आपको ट्रांजिशन फेज देना है जिसमें उसने कहना है कि इतने पीरियड के अंदर आप सी लॉ क्लियर कर लो तो मुझसे लॉ का जो पेपर है कंबाइंड पेपर उसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर लो। तो आप इस आधे पेपर देने को ये नहीं कह सकते कि मैंने, हाँ आपको जरूर है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा, बट आप देखो अगर आप कंबाइंड पेपर भी तैयार करो तो आपने दोनों लॉ तैयार करने थे ना, बिजनेस लॉ भी कंपनी लॉ भी। बट अब अगर मैं कहूं कि आपने आधा पेपर देने जा रहे हो तो आप सिर्फ कंपनी लॉ का तैयार करके जा रहे हो ना यार, और टेस्टिंग भी सिर्फ कंपनी लॉ में से आनी है, तो पासिंग रेशो बढ़ जाना है ना। तो द पॉइंट इज, समझाना ये चाह रहा हूं कि रियलिटी में बच्चा फील कर रहा है कि मेरे पेपर 9 हो जाएंगे, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। सिलेबस उतना ही है जितना किसी भी बच्चे के लिए है, अगर वो फर्स्ट स्कीम मार्च 2025 पे इंप्लीमेंट होती है, सितंबर 25 पे या मार्च 26 में, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ यहां से थोड़ा सा सीनियर्स ने चूंकि डायरेक्शन दूसरी दिखा दी है तो इसलिए वो चल दूसरा रहा है। अब दूसरी बात, जो पीआरसी के बच्चे अभी न्यूली इंडक्ट हो रहे हैं, अब वो चूज कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि बी लॉ चूज, इस स्कीम को जहन में रख के बी लॉ चूज करें ना करें, तो मैं इतनी सी बात करूंगा सिर्फ सिंपल सी कि इस पेपर का पासिंग रेशियो एज कंपेयर टू एनी अदर पेपर सबसे ज्यादा है। दूसरा, ये पेपर इस ग्रुप का सबसे इजीएस्ट पेपर है, इजी टू मैनेज है, और एक दफा जब आप पीआरसी की स्कीम यानी सीबी एग्जाम से एकदम फिजिकल पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन में आते हैं तो इट्स मच बेटर टू बी इन easiest paper. It must better to build your morale in through easiest paper rather than कि आप डायरेक्टली ऐसे पेपर को क्लिक करें जो कि आपको एक दफा टॉर्चर करे। ठीक है, सो यही मेरा एक ओपिनियन था अबाउट द स्कीम। इट्स योर कॉल नाउ, आपने कौन कौन सा पेपर ऑप्ट करना है और किस तरीके से ऑप्ट करना है। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया कि मेरा मैं पता नहीं पहले किया कि नहीं, कि मैं बिफोर दैट आई वाज वर्किंग एज अ सीएफओ, और पिछले 7 सालों से 7.5 8 सालों से गालबन मैं टीचिंग में ही हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई एम अ प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ आईकैप, सो फॉर्म में प्रैक्टिस भी करता हूँ और यही मेरा टोटल पोर्टफोलियो है। अच्छा जी, अब आते हैं डायरेक्टली इस किताब के बारे में। अभी जब तक ये हम जिस स्कीम में चल रहे हैं, चूंकि अभी जो करंट अटेम्प्ट आएगी हमारी मार्च 2025 की, उसके ऊपर तो कोई किसी किस्म की कोई बार नहीं है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। जैसा बी लॉ पहले था वैसा भी अब मौजूद है। अच्छा, बिफोर कि मैं अपनी एक बात को वेट करूं, मैं थोड़ा सा स्लाइड को आगे मूव करके आपके साथ जरा कुछ चीज शेयर करना चाह रहा हूं। अगर आप गौर करो तो पासिंग रेशो देखो जरा, 45%, 41%। यहां पे मार्च 2023 में आईकैप ने पहली दफा थोड़ा सा टेक्निकल पेपर बनाया, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत थी, लेकिन बच्चे चूंकि अपना पीपा, ये दिमाग जो है ये चलाते ही नहीं है, कभी जिंदगी में 10-15 सालों में चला के देखा ही नहीं, और जब कोशिश की चलाने की तो इतना जंग लगा हुआ है कि चला ही नहीं, तो 29% पे रिजल्ट ड्रॉप हुआ। देन 43% वंस अगेन एक अच्छा सेटअप पेपर इन मार्च 2024, वंस अगेन द रिजल्ट ड्रॉप टू 33.7%। नाउ इट्स बैक ऑन इन मार्च, इट्स बैक ऑन 43%। तो मैं कह सकता हूं कि 43-33 का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। एक अटेम्प्ट बहुत ईजी आती है तो एक अटेम्प्ट शायद कंपैरेटिवली
प्लान्ड अटेम्प्ट होती है, एक चैलेंजिंग अटेम्प्ट होती है स्टूडेंट के लिए। तो दिस अटेम्प्ट मे बी इजियर, मे बी हार्डर। ये बेवकूफी है कहना कि मैं आप लोगों को नहीं पेपर इस बार आसान आएगा या ये कहूं इस बार पेपर बहुत मुश्किल आएगा, दोनों बेवकूफी है। आई कैप का एग्जामिनर किस अप्रोच पे चल रहा है ये नहीं आइडिया होता किसी भी को भी, ठीक है। सो फिर भी स्टिल विद 33.7% आई बिलीव कि ये पेपर बाकी ग्रुप ए के पेपर्स की निस्बत कंपैरेटिवली इजी पेपर है और सक्सेस होने के लिए भी आसान पेपर है। तो अगर मैं कहूं कि सपोज आपने बी लॉ चूज किया, सपोज आपने क्वालिफाई किया और आप इधर आ गए हैं, अब स्कीम ने डिसाइड होना है कि सितंबर में होगी या मार्च में, तो दोनों सूरतों में क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे बी लॉ क्लियर कर लिया है, इस स्टेज तक आपका बी लॉ क्लियर है, तो फिर इनफैक्ट आपका सितंबर में अगर आते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप सी लॉ का रिमेनिंग पेपर क्लियर करके आप अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर लो, ठीक है। जो बी लॉ, जो लॉ की एग्जाम्पशन है, डाटा का पेपर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, वो आप देंगे। और दूसरा सिनेरियो कि अगर आप यहां पे बी लॉ क्लियर कर लेते हैं और इस स्टेज तक स्कीम अप्लाई नहीं होती, तो आप इस स्टेज में ग्रुप ए क्लियर कर लेते हैं टेक्निकली, तो आपको मार्च में वो पेपर जो डाटा वाला पेपर है उसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर होगा ये कि डाटा वाला पेपर का एग्जाम्प्ट हो जाएगा और अगले ग्रुप के जो 4 पेपर्स हैं वो आप कर रहे होंगे। तो फिर वही बात कि आप 4 और 4 8 पेपर्स के साथ चल रहे होंगे, तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जिनको लग रहा है उनके 9 पेपर हो जाएंगे और अक्लमंदों के इशारे पे चल रहे हैं, तो वो अपना ख्याल खुद रखें। मैंने दोनों सिनेरियोस बता दिए कि इस केस में क्या होगा और फेडरल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल में डिले करती है तो उस केस में क्या होगा। वापस आता हूं इस सब्जेक्ट के बारे में। तो बेटा पहले 15 एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 15 एमसीक्यूज होंगे और बहुत इजी, आपने वही लॉ जो पढ़ा होगा वही इंप्लीमेंट हो रहा होगा और इजी टू गेन मार्क्स होते हैं, बड़े 100% मार्क्स अचीव होते हैं यूजुअली। और रिमेनिंग 85 मार्क्स का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, जिसमें से 60% केस स्टडी है, 40% डिस्क्रिप्टिव है। ये सिनेरियो है, 85 का 60% कर लें और 85 का 40% कर लें। एक बार याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां नहीं होता कि आप ये कहो कि मैं कहूं कि जी डिस्क्राइब फलां, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर पेपर्स बहुत इजी होता है, ठीक है। ओके जी, 85 मैं जैसा बात करते हैं 60% मार्क्स स्टडी है और 40% डिस्क्रिप्टिव है। इस पेपर में एक बहुत इजी लूप होल है पास करने के लिए, ठीक है, और वो ये है, वो मैं आगे चल के लास्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि इजी पास करने का तरीका क्या है। बिफोर दैट हमें करना क्या पड़ेगा, होमवर्क असाइनमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं असाइनमेंट्स दूंगा कोशिश करें लिख के दिखाएं, क्योंकि पेपर का ज्यादा फेलियर जो आ रहा है वो राइटिंग स्किल की बेस पे आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आपको लॉ याद नहीं हो रहा या ऐसा कोई मसला नहीं है। बच्चे से लिखा नहीं जा रहा, बच्चा केस स्टडी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। देन कॉमन इशू है पुअर रीडिंग्स है, जंपी सेंटेंसेस है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जैसा मैं अक्सर मजाक में पहले भी कहता होता हूँ, सारी क्लासेस में यही जुमला बोलता हूँ कि अगर हम लोगों को आदत पड़ी हुई है उस तरह के जंपी सेंटेंसेस लिखने की, जिस तरह वो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि एक मजमून याद कर लो तो सारे मजमूनों में चिपका देना। तो हम अक्सर कहते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड पे मजमून आता, तो हम यूजुअली छाप लिया होता ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट दैट वन। तो वो जब कभी माई फादर पे मजमून आ जाए रिप्लेस होके, तो बच्चा अकल इस्तेमाल करना, मैंने कहा ना सब पीपा चलाते नहीं है, तो वो आई हैव मेनी फादर बट दैट वन इज माय बेस्ट फादर। तो वो इनफैक्ट बच्चा जहमत ही नहीं करता कि दिमाग इस्तेमाल करे। तो ये एक रीजन है, बच्चे जो हैं वो बुरे तरीके से सेंटेंसेस का मेकअप करते हैं। दूसरा जंपी सेंटेंसेस, उन्हें समझ आ रही है कि हाँ हमें समझ आ रही लिखा हुआ, भाई तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हें समझ आ रहा है ना। तो एक पैटर्न है जिसमें लॉ को एक्सप्रेस किया जाएगा या केस स्टडी को एक्सप्रेस किया जाएगा। देखो डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम नहीं है जो 40% है, प्रॉब्लम आता है केस स्टडीज के अंदर जो 60% है। तो इनफैक्ट इसलिए बोला कि होम असाइनमेंट्स जो है या होमवर्क जो है वो इंपॉर्टेंस रखेगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है, आप लिख के नहीं देखते हो, पहली दफा जाके जिंदगी में आप पेपर में बैठ के लिखते हो तो वो लिखा नहीं जाता, आपको लगता है आपने लिख लिया बट वो इतना अच्छा नहीं होता। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि उस तरह बच्चे पास नहीं होते, देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बट ये श्योरिटी से कह सकता हूं हर बच्चा पास नहीं होता इस तरीके से कि अगर लिखा नहीं है पेपर में जाके पहली दफा लिख रहा है, ठीक है। अगली बात, केस स्टडी बुक्स कौन सी यूज करनी है। तो जनाब बुक जो है वो आपने, एक मिनट ठहरिएगा मैं थोड़ा सा इसको आई कैप की स्टडी डेस्क है जो मैं यूज करूंगा एज अ स्टैंडर्ड बुक, उसमें मेरा एक मॉडिफाइड वर्जन है वो इस्तेमाल करेंगे। ऊपर बुक शॉप के पास वो कॉपी अवेलेबल होगी बिकॉज मैंने उसमें बहुत मेहनत की हुई है। बट
मैं उसे अपने नाम से पब्लिश नहीं करूंगा, इट्स हाईली अनएथिकल बिकॉज वो ICAP का कंटेंट था, मैंने उसी को बेहतर किया हुआ है। सो वो एक हम एज अ स्टैंडर्ड बुक लेकर चलेंगे। सेकेंडली जो बुक शॉप अवेलेबल होते हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे आप खरीद सकते हो, वो अरेंज करो आप, ठीक है। और सेकेंडली आसिफ साहब की बुक अवेलेबल है, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, तो उनकी बुक भी अवेलेबल है, यू कैन टेक दैट बुक एज वेल, क्योंकि कंटेंट सेम है, ये लॉ है, लॉ में कभी भी कुछ खुद नहीं लिखा जाता, सारे का सारा कंपाइलेशन होती है। हाँ, इजी टू एक्सप्रेस होता है, इजी टू एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, मेरा डिफरेंट होगा, आसिफ साहब का डिफरेंट होगा, बट मेरे लिए इक्वली गुड है। आप दोनों में से जो मर्जी बुक इस्तेमाल करें। अगर ICAP की बुक इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल है, ICAP की एक बुक अवेलेबल है आपके पोर्टल में भी जो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट मैंने उसको काफी हद तक मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है क्या। और एक चीज और, ICAP की बुक पढ़ाने का एक रीजन ये भी है कि जो ICAP है उसने अपने एग्जामिनर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है। NRC कमेटी के मेंबर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ICAP को इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने ICAP की बुक्स इस्तेमाल करनी है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पेपर या क्रिएशन ऑफ द पेपर। सो दैट्स द रीजन मैं इसको ज्यादा प्रिविलेज देता हूँ, बट जैसा मैंने कहा बुक मैटर नहीं करती, कंटेंट सेम है, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो भी करें आप उसको एज सुन एज पॉसिबल। दो कश्तियों के सवार नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा दोनों बुक्स पकड़ी हुई हैं, कोई टॉपिक इधर से कोई टॉपिक उधर से, ऐसा हरगिज़ गलती नहीं करेंगे। एक बुक पकड़ें जो भी पकड़नी है शुरू में, एंड देन यूज इट। देन ICAP एग्जामिनर क्लियर इंस्ट्रक्शन, ये मैंने बता दिया। प्रोविजन डिफिकल्ट टू मेमोराइज, क्लियरली एक्सप्लेन्स। अच्छा, ये मैंने अपनी बुक की कुछ तारीफें की हैं कि मैंने अपनी वर्क काम की थोड़ी तारीफ की है कि मैंने उसे कोई ईजी टू यूज बनाया हुआ है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम लोग किया करेंगे पास पेपर से, ठीक है। मैं 2023 से ऑनवर्ड जो कि स्कीम चेंज के बाद से पेपर्स हैं, जहां से अब पेपर आता है, इनफैक्ट मैं वहां से करवाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को हम लोग बैक जितना, और न्यू स्कीम हमारी स्टार्ट होती है मार्च 2022 के पास पेपर से, तो इंशाल्लाह वहां से लेकर एंड तक लेटेस्ट डेट तक 2024 तक सारे पास पेपर करेंगे। ये अगर आप अज्यूम करें तो ये बनते हैं 2022 के 2 पेपर्स, 2023 के 2 पेपर्स और 2024, यानी 6 पास पेपर बनते हैं टोटल अब तक, जो कि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होंगे। बैक पे जाने की परमिशन नहीं दूंगा, उसकी रीजन है बैक का मॉडल जो था वो जो कि कंबाइंड मॉडल था, इसलिए वहां पे ये पॉसिबल, वो अच्छा मॉडल नहीं हो, वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं बनेगा, बिकॉज उसमें जो पेपर आता था वो टोटल 34 मार्क्स का पेपर था आफ्टर द MCQs, क्योंकि पोर्शन 2 थे ना, बी लॉ सी लॉ का, तो इसलिए वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं बचा, आउटडेट हो चुका हुआ है। सो इसलिए हम लोग 22 के पेपर से स्टार्ट होंगे 2022 के, एंड वी विल मूव ऑनवर्ड 2022 के 2 पेपर, 3 के और 4 के 2 पेपर्स, ठीक हो गया। देन आ गया जी अटेम्प्ट मार्च 2022 इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, वो एक मैंने बुक में बताया हुआ कि बुक में क्या चीज है, बुक में मार्च 2022 की अटेम्प्ट जो है वो मैंने टॉपिक वाइज जो है वो ऐड कर दिए, जबकि मैं उससे आगे कुछ ऐड नहीं किया। उसकी रीजन बताता हूं कि मेरा मानना है कि बच्चे का एक और प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और वो ये है कि बच्चा जब टॉपिक वाइज सवाल पढ़ा होता है, चूंकि टॉपिक फ्रेश पढ़ता है तो फौरन से पहले उसका आंसर भी उसे समझ आ जाता है, जबकि रियलिटी में जब वो पूरा पेपर अपने सामने देखा है तो तब वो थोड़ा सा शेक हो जाता है, या तब वो थोड़ा पजल हो जाता है कि कौन सा, और बहुत आसान सवालों को भी सही अटेम्प्ट नहीं करता। सो फॉर दैट रीजन 2022 तो आपके बुक में टॉपिक वाइज एडेड है, बट आफ्टर दैट 2023 का एक पेपर 3, 4 ये हम मैं सेपरेटली आपको 1 by 1 करवाऊंगा, ताकि आपको पेपर देखने की आदत पड़े, क्वेश्चन पेपर से एक दोस्ती करने की आदत हो, ठीक है। और देन है जी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सिलेबस, तो वो मैंने प्रॉपर्ली बता चुका हूं आपको, बल्कि अब तो दोबारा चेंज होने जा रहा है। ये ICAP का मशगला रहा है हमेशा, ठीक है, कि ICAP क्या करता है, ICAP को कभी इनको कंबाइन कर देता है और कभी इनको सेपरेट कर देता है। ये मार्क्स की मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, ठीक है। एलोकेशन के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो एरिया है पढ़ने के लिए बी लॉ के अंदर, वो कुछ ये एरिया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 हमारे कोर्स का हिस्सा, निगोशिएबल एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लीगल सिस्टम है, और फिर कुछ अदर लॉज हैं। किसी टाइम पे क्रिमिनल लॉज हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होते थे, बट आफ्टर दिस प्रीवियस स्कीम चेंज कुछ क्रिमिनल लॉ भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। अगर आप चैप्टर वाइज देखें तो अगर आप गौर करें तो चैप्टर 2 टू चैप्टर 10 जो है वो निगोशिएबल एक्ट है, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, निगोशिएबल 14, 15, और पार्टनरशिप जो है चैप्टर 11, 12, 13,
लीगल सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है, आइसोलेशन में है, ठीक है। एंड देन AML और अदर लॉज जो हैं वो चैप्टर नंबर 16, 17, 18। तो टोटल जो है आईकैप की बुक के हवाले से बात कर रहा हूं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 18 हमारे पेपर्स हैं। अब मजे की बात बताता हूं कि आईकैप ने सिर्फ डराने के लिए चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा किए हैं, जबकि रियलिटी में इन्हीं की पिछली किताब उठा के देख लें आईकैप की, तो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एक चैप्टर था, चैप्टर 14, 15 एक चैप्टर था, चैप्टर 2 to 10 इतने चैप्टर नहीं थे। इनफैक्ट उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा यार इनको डराना है तो जरा नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ा लेता हूं, और आखिर में ये जो चैप्टर 16, 17, 18 है, रियलिटी में ये एक दो चैप्टर, दो पेजेस के चैप्टर है टोटल, मतलब 2 to 4, 6 पेजेस, 7 पेजेस के टोटल ये आखिर के 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और बड़े मजे के चैप्टर हैं। उसकी रीजन है, अगर आप गौर करो तो 15 नंबर स्ट्रेट वहां से आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से 5 to 7 मार्क्स, पार्टनरशिप से 15 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, और ये ग्रिड चेंज होती रहती है आईकैप की मर्जी के मुताबिक। निगोशिएबल में से 15 और अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 50 मार्क्स जो है वो पेपर में आ रहे हैं। अब मैं बताता हूं पास होने का आसान क्राइटेरिया क्या है। देखो ये 15 मार्क्स और 15 मार्क्स एमसीक्यूज के, ये टोटल आपको 30 मार्क्स बन जाते हैं पेपर को। और जब 30 मार्क्स को आप सॉल्व करने जाते हो तो कहीं 1 घंटे के करीब करीब आपका गुजर जाता है इनको सॉल्व करते करते, यानी जितनी टाइम एलोकेशन हमारे पास है। अगर आपके इल्म हो तो 1.8 का रूल चलता है कि हमारे पास 1 मार्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1.8 मिनट्स होते हैं। तो अगर मैं राउंड में 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मैं कहूं अगर मेरे पास टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज और 15 मार्क्स का ये रटा सिस्टम है, ये जो अदर लॉज लिखे हुए हैं 6 चैप्टर नंबर 16 to 18, अगर मैं इनको देखूं तो ये टोटल 30 मार्क्स बनते हैं। तो 30 into 1.8, तो मेरे पास जो एलोकेटेड टाइमलाइन बनेगा ये कहीं 45 मिनट्स का बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं जरा चेक कर लेता हूं, मेरा मैथ बहुत कमजोर है जी, मैं इतना अच्छा नहीं हूं मैथ्स में। 30 into 1.8, 54 मिनट्स, ये कहीं एलिजिबल 54 मिनट्स बनते हैं, यानी कि तकरीबन 1 घंटे के करीब करीब आपका टाइमलाइन जो है वो पास ऑन हो जाता है। तो समझाने का यही वो टूल है जो पास करने के लिए चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं इसको मजीद प्योरीफाई करके आपको समझाऊंगा जो हम चैप्टर पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखो ये वाले एरिया है जहां से पेपर पास किया जा सकता है। प्लस मैं अगर आपको ये बात कहूं तो ये गलत नहीं होगी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस कि टोटल में कहीं 60-65 मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो फ्रीली पड़े होते हैं। आप इजीली बगैर दिमाग लगाए ज्यादा आप उसको अपनी मेमोराइजेशन पावर इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। और एक दफा जब 60 मार्क्स तक पहुंच गए तो समझ लो आपने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, आप वहां से कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आपका मोरल हाई हो जाता है और आप बेहतरीन लड़ाके बन जाते हो। ये बातें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा, क्योंकि पहले घंटे में अगर आप लड़ाके बन गए, पहले घंटे में आप उस देखो फर्स्ट आवर वो होता है जहां पे फियर है, एग्जाम प्रेशर है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन 1 घंटे बाद आप कंफर्ट जोन में आना शुरू हो जाते हो। तो फिर टिल दैट कि आप उस कंफर्ट जोन में एंटर हो, आप अगर ऐसे सवाल सॉल्व करो, ऐसा पेपर एरिया सॉल्व करो जो कि आपके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर ना डाले, आपसे ज्यादा गलतियां ना हो, आप याद किए हुए चीजें लिख रहे हो, तो फिर आप जब उस जोन से बाहर निकलते हो तो सेकंड आवर में तो वैसे ही लड़ाके स्टूडेंट बन जाते हो। फिर आप हर चीज जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है, ज्यादा इजी, जो एग्जामिनर टिक्स हैं वो आप रिवील होना शुरू हो जाते हैं। आप क्वेश्चन को 2 दफा पढ़ते हो, आपकी चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इस पेपर को पास करने का बहुत आसान टूल है, और वो ये है कि आपने अपने पेपर के पहले 15 मिनट का इस्तेमाल करना है जो रीडिंग टाइम होता है। आपको शायद ये भी बात इल्म होनी चाहिए कि आपको 9 बजे अगर पेपर मिलेगा तो 9:15 तक आपको आंसर बुक नहीं मिलेगी, आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप आराम सुकून से बैठो और पेपर को पढ़ो कि कौन सा सवाल पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में सॉल्व करना है। तो कंसिडरिंग दैट उस 15 मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल सिखाऊंगा ताकि आप लोग क्या करें उस 15 मिनट में सक्सेस के ज्यादा करीब हो जाएं, ठीक है। और सेकेंडली मैं ये भी सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि पेपर के अंदर अब आप सीबी एग्जाम से बाहर आ गए हैं। तो एक चीज ख्याल रखें, आप लोगों ने बचपन में सीखा, चलो मैं उस चीज डिबेट को दोबारा शुरू करता हूं। सो कंसिडरिंग दैट मैं आपको पहले 15 मिनट का इस्तेमाल सिखाऊंगा, इन एरियाज में से कौन सा एरिया पहले करना है, 60-65 मार्क्स कैसे पॉकेट में डालने हैं, और उसके बाद चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ जाना है और उनको भी रैंकिंग करना है। ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई भी सवाल शुरू कर दिया। हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर प्लानिंग करना सीखेंगे और इन्हीं 6 पेपर्स के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पूरी, और लेटेस्ट पेपर संभाल के रखूंगा। इनफैक्ट 5 पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आखिरी पेपर बिल्कुल आखिरी लेक्चर्स जो हमारे होंगे उनके अंदर वो सितंबर 2024 का पेपर डिस्कस करूंगा।
करूंगा, बिकॉज वो पेपर मैं फुल फ्लेज डिस्कस करना चाहता हूं, वो मैं तोड़ तोड़ के डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी सारे पेपर मैं क्लासेस के अंदर तोड़ तोड़ के डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। सेकेंडली क्या कहते हैं, अब पेपर अटेम्प्ट करने की बात, तो फिर मैं आपको इन मार्क्स का इस्तेमाल करना भी सिखा दूंगा। ठीक हो गया। तो पेपर के बारे में डरना नहीं, पेपर बहुत आसान है, और ऊपर से आपने पासिंग क्राइटेरिया तो देख ही लिया कितना आसान है। अच्छा, अब आते हैं कि पेपर के बारे में एक चीज ख्याल, कि आपको लगता है आप लोगों ना जिस सिस्टम से पढ़ के आ चुके हो, बोर्ड से, एसीसी के अलावा की बात करो, तो आपको क्या होता है, आपको सिखाया जाता है कि जिस क्वेश्चन का पार्ट ए और बी आता है वो सॉल्व करना। नहीं भाई, ये आई कैप है, जिस क्वेश्चन का जो पार्ट आता है आप वो सॉल्व करें। इट डज नॉट मैटर, एग्जामिनर ने आखिर में आपका पेपर स्कैन करके, एक लेबर टीम ने, जो उनकी टीम है, टीम ने स्कैन करके एग्जामिनर को एक सवाल भेज देना चेक करने के लिए, जो उसने चेक करना है। फिर एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन चेक कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए शुरू में किया और 2B आपने एंड पे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंपाइल होने और मेरे पास आ जाने हैं। तो इसलिए इस बात की फिक्र छोड़ दें कि एक सवाल के 2 पार्ट्स आते होंगे तो सॉल्व करना शुरू करूंगा। भाई तुम्हें एक सवाल का सी पार्ट आता है, तुम वो सॉल्व करो और आगे चले जाओ। सेकेंडली, आप पेपर के अंदर वो जो आपके पास होता था कि एग्जामिनर को खूबसूरती दिखाओ तो वो गाने भी लिखे हो तो मान जाता है, नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आप ये प्रोफेशनल पेपर है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती। ठीक है, मार्कर्स अलाउड नहीं है, ओनली ब्लैक पॉइंट अलाउड है, ब्लैक बॉल पॉइंट अलाउड है, इसलिए खूबसूरती करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट है। दूसरा, स्केल से वो जो तुम फुल बूटे बनाते थे साइडों पे, ऑलरेडी पेपर आंसर बुक जो आपको मिलेगी वो दोनों साइड से मार्जिन उस पर लगे होंगे। इवन के जो आप इंस्टीट्यूट के ये क्रिसेंट के टेस्ट भी दोगे, उसके अंदर जो आपको आंसर शीट्स दी जाती हैं वो उसी पैटर्न पे तैयार की गई हैं जिस पैटर्न पे आई कैप का आंसर बुक होती है। तो ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि किसी चीज के कोई मार्क्स नहीं है, कोई फुल बूटे नहीं है, कोई डबल लाइनिंग कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्वांटिटी से और प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी आता है, सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है, वो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट आता है, वो सॉल्व करो। इट डज नॉट मैटर, आप कोई भी टॉपिक कभी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर पार्ट जो है वो फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा। सेम पेज से आपने स्टार्ट किया तो आपका आंसर, वो पेज काट दिया जाएगा एज पर आई कैप रूल। जैसा फॉर एग्जांपल, एक तो ये कि आंसर बुक नंबर्ड होती है 1 से लेकर 24 तक, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके नंबर्स पूरे हैं। 24 की 24 शीट्स बाकायदा संभल हुई होती है, बुकलेट बनी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से। वो बुकलेट मिलेगी, आपने देखना है 24 शीट्स पूरी हैं। अगर पूरी हैं देन अब आपके पास हर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखने की जगह है, तो वहां पे आपने लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर रहा हूं, और जब तक वो चलता रहे, से अगली 2 शीटों तक वो क्वेश्चन नंबर 2B खत्म नहीं हुआ, तो आपने हर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2B में रेफर कर देना है। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2B खत्म हुआ, सपोज पेपर की टॉप पे खत्म हो गया, तो आपका ना, आपके दिल में वो हुर्बत नहीं जाती कि मैं इधर से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। तो मैं इतना बता दूं कि अगर आपने वही शीट यूज की, से फॉर एग्जांपल पेज नंबर 4 के ऊपर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर, कि मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अज्यूम करें ये पेज है और ये पेज नंबर 4 था, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आके खत्म हो गया, यहां पे आपने लाइन लगाई और क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट शुरू किया, तो आई कैप ने आपका पूरा पेज वो कैंसिल कर देना है। इसीलिए एवरी पार्ट of the question must start from the fresh page. Is that clear? So please, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल से क्लास पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको साइन अता फरमाए। थैंक यू।